Unacademy. Let's crack it. तो सबसे पहले स्किल, तो हमें कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जिस प्रकार से हम किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं या किसी भी, जैसे कि हम आर्मी की बात करें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स होती है कि भाई फिजिकल फिटनेस हो, उसके अंदर बाकी स्किल्स की भी जांच की जाती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि आंसर राइटिंग करने के लिए कौन सी जो 6 से 7 स्किल हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। तो जो 6 से 7 स्किल है उसमें सबसे पहली स्किल मैं जिसको मानता हूँ वो है स्पीड। यदि आपके पास स्पीड नहीं है, यदि आप पेपर पूरा नहीं कर पाए, तो आप यदि यूपीएससी का बेस्ट आंसर भी लिखोगे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जनरली आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 18 से 19 क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर लें, और 20 क्वेश्चन अटेंड करें तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप 18 क्वेश्चन से कम यदि अटेंड कर रहे हैं तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह हो सकती हैं, उनको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात यहाँ पे है कि हमें स्पीड बढ़ानी है। दूसरी बात, अब स्पीड बढ़ाते ही हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हैंड राइटिंग है वो खराब हो जाती है, और उससे हमारी हैंड राइटिंग खराब होने से एग्जामिनर समझ ही नहीं पाता कि हमने क्या लिखा है। और जब वो एग्जामिनर समझेगा ही नहीं कि हमने क्या लिखा है तो वो हमें नंबर किस बात के देगा, और वो फिर एक नेगेटिव साइकोलॉजी बनाएगा कि बच्चे को आता नहीं था इसलिए इसने क्लीन नहीं लिखा। यदि बच्चे को आता तो वो क्लीन लिखता। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग हमारी बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, और अच्छी हैंड राइटिंग को यूपीएससी रिवार्ड करती है। ये चीज़ मैंने अपने फ्रेंड्स में देखी है। जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग है उनको अच्छा स्कोर रहता है, जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो उनको स्कोर कम मिलता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जिनकी हैंड राइटिंग खराब है तो वो क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की बजाय क्लीन एंड लेजिबल हैंड राइटिंग की ज़रूरत है। तो आप जो वर्ड्स के बीच में स्पेस है उसको इंक्रीज कीजिए, लाइन के बीच में स्पेस है उसको इंक्रीज कर दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपकी जो एकदम कॉपी क्लीन दिखेगी, एकदम समझ में आ जाएगा उसको एग्जामिनर को कि इन्होंने क्या लिखा है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हैंड राइटिंग आपकी एकदम क्लीन होनी चाहिए और एग्जामिनर उसको समझ जाना चाहिए। तो हमारे पास स्किल से रिलेटेड 2 स्किल हो गई। सबसे पहला स्पीड होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग एकदम क्लीन हो, एकदम लेजिबल हो, ताकि एग्जामिनर कॉपी देखते ही खुश हो जाए कि इसने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा होगा। तो इन दोनों चीज़ों पे। तीसरी है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जैसे मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे आपको कौन सी ग्रामर का यूज़ करना है, कौन से सेंटेंस का यूज़ करना है। यदि आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस अलग तरीके की भावनाएं रखते हैं, कंक्लूजन के लिए सेंटेंस होते हैं वो अलग तरीके की भावनाएं रखते हैं, तो इस तरीके से जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप होंगी। अब ये देखो, स्किल टाइम के साथ डेवलप होगी। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो टाइम के साथ ही डेवलप होंगी। आज यदि आप सोचो कि मैं पहले दिन ही किसी टॉपर ने मुझे बता दिया कि ये चीज़ कर लो तो उसी दिन से मैं इंप्रूव कर लूँगा, ये ऐसा नहीं होता। स्पीड कब इंक्रीज होगी, जब आप लगातार लिखोगे। ब्यूटीफुल वाला कब होगा, जब आप देखोगे कि मैं स्पेस को इंक्रीज कर लेता हूँ। स्पेस के अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ जो शब्द है उनकी जो उनकी शेप है उसको चेंज कर सकते हो। उससे शेप चेंज करने से भी आपको काफ़ी हद तक फायदा मिल जाएगा। तो ये 2 चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ ही बढ़ेंगी। राइटिंग स्किल्स भी कि कौन से टाइम पे कौन सा सेंटेंस लिखना चाहिए, कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना चाहिए, पॉइंट फॉर्म में लिख रहा हूँ तो कैसे पॉइंट फॉर्म होने चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ कैसे, लंबे पैराग्राफ कैसे, पॉइंट और पैराग्राफ फॉर्म मिक्स कैसी, ये सब होती हैं राइटिंग स्किल्स, जिनके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक छोटे से वीडियो में राइटिंग स्किल जैसा बड़ा टॉपिक बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको आउटलाइन, जो ब्रॉडर जो आउटलाइन है वो दे दूं, ताकि आप इसको समझ सकें कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। फिर आपकी लैंग्वेज और वोकेबलरी के ऊपर कुछ कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि किस तरीके से हम राइट वोकेबलरी यूज करें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप देखोगे, आप जनरली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो चारों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ते हैं, चारों सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड होती है, लेकिन उनके नंबर आते हैं तो उनके अंदर डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वोकेबलरी है उसका यूज नहीं करते, और लैंग्वेज पे हमारी जो कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स, जो फिर क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार स्टूडेंट लिखना क्या चाह रहा था। तो हम सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि एकदम परफेक्ट वोकेबलरी यूज हो, और लैंग्वेज का भी अपना अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। तो वोकेबलरी कहाँ से डेवलप हो सकती है, तो आप जो कीवर्ड्स होते हैं उनका ध्यान रखिए। कि किसी भी, आपने यदि एक हिस्ट्री का पेज पढ़ा तो उसमें देखिए यहाँ कौन कौन से कीवर्ड्स थे जिनको मुझे एग्जाम के अंदर यूज करना चाहिए, और इसके लिए आप मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी है, ये केवल यही यूज होती है। उन सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करें। आपका जो
क्वेश्चन का आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो इस चीज़ का ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्यूटिफिकेशन। आप जो मतलब आपने क्वेश्चन लिख दिया, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, अब उसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाना है। जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका आंसर होगा उतना ज़्यादा एग्जामिनर को मज़ा आएगा और उतनी ज़्यादा उसकी आपकी गलतियों की माफ़ करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ब्यूटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं आप? बहुत सारे उसमें रो डायग्राम, जो रे डायग्राम है वो बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं और इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। या आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि जो कीवर्ड्स हों उसके ऊपर आप एग्जामिनर की नज़र चली जाए। उसके अलावा बॉक्स बना सकते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू मेक एन, जो अपना आंसर है उसको ब्यूटीफुल बनाने की बहुत सारी टेक्निक है। तो कभी भी आप लिखें तो उसके बाद सोचिए कि आप इस क्वेश्चन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बनाया जा सकता था। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यदि ये यदि ये एक 1/4 मार्क्स का भी डिफरेंस डालती हैं किसी एक क्वेश्चन के अंदर, तो ये पूरे पेपर के अंदर 4 से 5 नंबर का डिफरेंस डाल देंगे। और टोटल 7 पेपर होते हैं, तो 28 से लेकर 35 मार्क्स तक का डिफरेंस इसमें आ सकता है। तो ब्यूटिफिकेशन पार्ट पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आप क्वेश्चन लिखते हैं उसको सोचिए, यदि इस क्वेश्चन को और ब्यूटीफुल किस तरीके से बनाया जा सकता था, किस तरीके से स्पेस छोड़ा जा सकता था, स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता था। यदि आप इसके ऊपर पूरा ध्यान दे लेंगे तो आपको ब्यूटिफिकेशन का भी पक्का फायदा मिलेगा। और जो सबसे लास्ट है, जो ब्यूटिफिकेशन की ही एक सब हेडिंग है कि डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स और जो हमारे ये मैप्स हैं उनको इंक्लूड कीजिए। उनको इंक्लूड करने से क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लग जाएगा, एग्जामिनर को मज़ा आएगा पढ़ने में। एक जो कंटिन्यूटी ही ना मोनोटोनस हो रहा था कि ऊपर से नीचे केवल पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जा रहा है या पॉइंट फॉर्म में लिखा जा रहा है, वो टूट जाएगा। उसको डायग्राम्स देखने आएंगे और उसको मज़ा आएगा कि वाह क्या स्टूडेंट ने लिखा है। तो वो आपको ज़रूर इस चीज़ के लिए ज़्यादा मार्क्स देगा। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जो डायग्राम्स होते हैं वो स्पीक करते हैं ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा बोलते हैं। एक हम पैराग्राफ में लिखेंगे उसकी बजाय एक डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम क्या होता है कि ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, एक पिक्चर स्पीक्स 100 टाइम लाउडर देन द वर्ड्स। तो उसी प्रकार से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, कुछ टॉपिक्स होते ही ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप इंडियन मानसून को यदि हम बिना डायग्राम के समझा रहे हैं तो हम कभी नहीं समझा सकते। इसलिए हमें क्या करना है, डायग्राम्स को इंक्लूड करना है। फ्लो चार्ट्स का इंक्लूड किस लिए? ताकि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड दिखे। यदि आप जितने ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होती जाएगी, आप फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे। फ्लो डायग्राम्स एक इनिशियल बच्चा कभी नहीं बना सकता, इसलिए फ्लो डायग्राम बनाना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो फ्लो डायग्राम का भी आप इंक्लूड कीजिए। ओके, Unacademy. Let's crack it.